नमस्कार दोस्तों ये क्लास 9th का जो है फिजिक्स का पोर्शन है। अध्याय 8 जो है मोशन गति। और दोस्तों इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों अगर जो आप सबने हमारे यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्लास 9th का जो है साइंस अध्याय 8 गति मोशन। दैनिक जीवन में हम कुछ वस्तुओं को विरामावस्था में तथा कुछ वस्तुओं को गतिमान अवस्था में देखते हैं। कोई चीज जो है गतिमान है या कोई चीज जो है विरामावस्था में है, यानी कि उसमें कोई मोशन नहीं है, कोई गति नहीं है। पक्षी उड़ते हैं, मछलियां तैरती हैं, रक्त का प्रवाह शिराओं और धमनियों में होता है तथा मोटर गाड़ियां जो है चलती हैं। तो ये गति अवस्था में है। परमाणु, अणु, ग्रह, तारे और आकाश गंगाएं सभी गतिमान हैं। हम प्रायः यह समझते हैं कि कोई वस्तु गति में तभी है जब वह समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तन करता है। यानी कि कोई भी वस्तु जो है वह गति में तब रह सकता है जब विथ रिस्पेक्ट टू टाइम जो है अपनी वो पोजीशन में जो है उसका परिवर्तन होता रहता है, तभी वह गतिमान अवस्था में रह सकता है। यद्यपि ऐसी कई अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। यानी कि कुछ यद्यपि ऐसी अवस्थाएं हैं जिनमें गति के अस्तित्व के अप्रत्यक्ष साक्ष्य हैं। उदाहरण के लिए हम हवा की गति का अनुमान मूल कणों के उड़ने व पेड़ों की शाखाएं और पत्तियों के हिलने डुलने से लगाते हैं। जबकि जो है हवा को हम देखते नहीं, हवा में गति होता है। वो उसको हमको कैसे आभास होता है? जब पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती हैं, हवा हमारे थ्रू होकर गुजरता है, तब हमको एहसास होता है कि हवा चल रही है, उसमें गति है। सूर्योदय, सूर्यास्त और एवं मौसम परिवर्तन की घटनाओं के क्या कारण है? सूर्योदय होता है, सूर्यास्त होता है, इसका कारण क्या है? पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे जो है वह गति कर रहा है, इसीलिए जो है उसमें जो है हमें ये परिवर्तन देखने को मिलता है, जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त होता है और मौसम का परिवर्तन होता है। और दोस्तों पृथ्वी जो है वह अपने अक्ष से भी गति करता है और जो है वह लाइनियर में भी, आप एक वृत्ताकार में भी गति करता है, एक सर्कुलर मोशन भी उसका होता है। क्या यह पृथ्वी की गति के कारण है? यदि यह सही है तो हम पृथ्वी की गति का अनुमान प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं लगा पाते? किसी व्यक्ति के लिए एक वस्तु गतिशील प्रतीत हो सकती है जबकि दूसरे के लिए स्थिर। तो दोस्तों पृथ्वी हमको तो स्थिर रखती है, लेकिन पृथ्वी को देखने के लिए जो है हमको कोई आधार नहीं है कि हम किस चीज को आधार मान के उसको गतिशील अवस्था में देख सकते हैं। गति कर रही बस के यात्रियों के लिए सड़क के किनारे लगे पेड़ पौधे की ओर जो है तो गति प्रतीत होता है, जबकि सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति बस के साथ यात्रियों को भी गति करते हुए पाता है। यद्यपि बस के अंदर बैठा हुआ एक यात्री अपने साथियों को विरामावस्था में पाता है, ये अवलोकन क्या संकेत करते हैं? बहुत सी गतियां जटिल होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में तो कुछ वस्तुएं वृत्तीय पथ पर गतिमान होती हैं, हो सकती हैं। कुछ घूर्णन कर सकती हैं, कुछ घूर्णन अवस्था में होती हैं, एवं कुछ कंपन कर सकती हैं, वाइब्रेट करती हैं। ऐसी भी स्थिति हो सकती है जिसमें ये क्रियाएं साथ साथ हों। ऐसी भी स्थिति हो जिसमें क्रियाएं साथ साथ रेखीय, उसका वृत्तीय भी सर्कुलर मोशन में होता है और जो है घूर्णन भी गति करता है वो। इस अध्याय में हम सबसे पहले सीधी रेखा में गतिमान वस्तुओं का वर्णन करेंगे, यानी कि लाइनियर मोशन के बारे में जो है इसमें चर्चा होगा। हम इस तरह की गति को साधारण समीकरणों और ग्राफों के माध्यम से व्यक्त करना भी सीखेंगे। बाद में हम वृत्तीय गति के बारे में चर्चा करेंगे। क्रियाकलाप है, आपकी कक्षा की दीवार विरामावस्था में है या गति में, चर्चा कीजिए। दोस्तों हमारी कक्षा की जो दीवार है वह विरामावस्था में है, ठीक है, इसके बारे में चर्चा कीजिए।
क्या आपने कभी अनुभव किया कि रेलगाड़ी जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में है? क्या आपने कभी यह अनुभव किया है कि रेलगाड़ी जो है जिसमें आप बैठे हैं गति करती हुई प्रतीत होती है, जबकि वास्तव में वह विरामावस्था में? इस बिंदु पर चर्चा कीजिए। दोस्तों, हम जब कभी रेलगाड़ी पे बैठते हैं या हमारी रेलगाड़ी जो है रुकी हुई है और हमारे बगल में जो है दूसरी रेलगाड़ी गति अवस्था में जाती हुई प्रतीत होती है, तो दोस्तों हमको ऐसा लगता है कि हमारी गाड़ी भी जो है गतिमान अवस्था में है। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त कर सकते हैं। हम किसी वस्तु की स्थिति को एक निर्देश बिंदु स्थिर मानकर निर्देश बिंदु निर्धारित कर व्यक्त कर सकते हैं। आइए हम इसे एक उदाहरण के द्वारा समझें। माना किसी गांव में एक स्कूल रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। माना कि किसी गांव में एक स्कूल जो है रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। हमने स्कूल की स्थिति को रेलवे स्टेशन के सापेक्ष जो है किया है। इस उदाहरण में रेलवे स्टेशन निर्देश जो होता है निर्देश बिंदु होता है। हम दूसरे निर्देश बिंदुओं का भी अपनी सुविधा के अनुसार चयन कर सकते हैं। इसलिए किसी वस्तु की स्थिति को बताने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है, जिसे मूल बिंदु कहा जाता है। सरल रेखीय गति यानी कि सिंपल लाइनियर मोशन, एक सरल जो है लाइनियर मोशन होता है, लाइनियर गति होता है, सरल रेखीय गति होता है जो एक रेखा पर होता है, जो एक सीधी रेखा पर होता है। गति का सबसे साधारण प्रकार जो होता है वह सरल रेखीय गति होता है। हमें सबसे एक उदाहरण के द्वारा इसे व्यक्त करना सीखना होगा। माना कोई वस्तु सरल रेखीय पथ पर गतिमान है। वस्तु अपनी बिंदु O से प्रारंभ करती है, जिसे निर्देश बिंदु माना जाता है। जहां से वह प्रारंभ करती है उसको जो है हम एक निर्देश बिंदु O से मानते हैं। माना कि भिन्न भिन्न क्षणों में A, B और C वस्तुओं की स्थितियों को प्रदर्शित करता है। मान लीजिए एक अलग अलग टाइम पर जो है वह वस्तु जो है A पर पहुंचती है, कुछ टाइम बाद B पर पहुंचती है, कुछ टाइम बाद C पर पहुंचती है तथा A पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौट आती है। यानी कि A, B और C वस्तुओं की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। पहले यह C और B से गुजरती है तथा A पर पहुंचती है। इसके पश्चात यह उसी पथ पर लौट आती है और B से गुजरते हुए C तक पहुंचती है। वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी जो है OA हो जाएगा प्लस OAC हो जाएगा। अर्थात जो है कह सकते हैं कि मान लीजिए 60 किलोमीटर है, 35 किलोमीटर है, 95 किलोमीटर। यह वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी है। वस्तु के द्वारा जो है तय की गई कुल दूरी है। किसी वस्तु की दूरी को निर्धारित करने के लिए हमें केवल अंकीय मान तो दोस्तों यहाँ पे जो फिगर में दिया हुआ है, यहाँ से मान लीजिए O है हमारा निर्देश बिंदु है, तो यहाँ पे C पॉइंट है, B पॉइंट है, A पॉइंट है। हम कह सकते हैं यहाँ से जो है कुछ समय पश्चात C पॉइंट पे यानी 25 किलोमीटर चला, फिर कुछ समय बाद जो है 35 किलोमीटर चला, फिर कुछ समय बाद जो है 60 किलोमीटर चला। आवश्यकता होती है ना कि गति की दिशा की, यानी इसमें जो है हम गति की दिशा की कोई इसमें हम चर्चा भी नहीं होगी। कुछ ऐसी राशियां होती हैं जिन्हें केवल उन्हें अंकीय द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। किसी भौतिक राशि का अंकीय मान उसका क्या होता है? परिणाम होता है। इस उदाहरण के द्वारा क्या आप वस्तु के प्रारंभिक स्थिति O से उसकी अंतिम स्थिति C तक की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? यदि दूरी आपको A से गुजरते हुए O से C तक के विस्थापन का अंकीय मान देना, वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को वस्तु का विस्थापन कहते हैं। अब क्या विस्थापन का परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? चित्र में दिए गए उदाहरण को लें। O से A तक वस्तु की गति के लिए तय की गई दूरी 60 किलोमीटर है तथा विस्थापन का परिणाम भी 60 किलोमीटर है। O से A तक पुनः 20 तक गति के दौरान तय की गई दूरी जो है 60 से 25 हो गया, यानी कि 85 किलोमीटर।
जबकि विस्थापन का परिणाम जो है 35 किलोमीटर होगा। इसलिए विस्थापन का परिणाम जो है 35 किलोमीटर तय की गई दूरी 85 किलोमीटर के बराबर नहीं है। पुनः हम देखेंगे कि गति के दौरान विस्थापन का परिणाम शून्य हो सकता है, यानी कि विस्थापन का परिणाम जो है शून्य हो सकता है, परंतु तय की गई दूरी शून्य नहीं होगी। यदि हम मान लेते हैं कि वस्तु गति करते हुए पुनः O तक जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाती है, अतः विस्थापन यहाँ पे शून्य हो जाता है। यद्यपि इस यात्रा की दूरी जो तय की गई 120 किलोमीटर हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ से मान लीजिए कोई चीज O से शुरू करता है, C पर गया, B पर गया, A पर गया, फिर पुनः वापस आ गया, तो इस प्रकार से जो है विस्थापन यहाँ पे तो 0 हो गया, लेकिन कुल चली गई दूरी जो है 0 नहीं होगी। दो विभिन्न भौतिक राशियों, यहाँ पे जो है दो विभिन्न भौतिक राशि होता है। एक होता है दूरी, ये दूरी आपका स्केलर होता है, एवं विस्थापन दोस्तों यहाँ पे वेक्टर होता है। तो दो विभिन्न भौतिक राशियों दूरी एवं विस्थापन का प्रयोग वस्तु की पूरी गति को व्यक्त करने में तथा दिए गए समय में वस्तु की प्रारंभिक स्थिति के सापेक्ष अंतिम स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। क्रियाकलाप में है 1 मीटर स्केल और एक लंबी रस्सी लीजिए, बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक उसके किनारे से होते हुए जाइए। आपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिणाम को मापे। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को ओडोमीटर कहते हैं। एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है। ओडोमीटर के अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर जो है 1850 किलोमीटर है। भारत के सड़क मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच की विस्थापन के परिणाम को ज्ञात करें। तो दोस्तों विस्थापन जो होता है, जहां से हम चल रहे हैं जितना दूरी, और प्रारंभिक जो है मेजरमेंट जो है किसी पॉइंट से, उसमें हम घटा देते हैं तो मेरा विस्थापन निकल जाता है। यहां पे दोस्तों कुछ प्रश्न है। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो अपने उत्तर को उदाहरण के द्वारा समझाइए। दोस्तों अगर जो कोई चीज जो है अपने पॉइंट से कहीं कुछ दूरी पर जो है वो जाता है, अगर जो वह पुनः अपने ही पोजीशन पे उसी दूरी पे वापस आ जाता तो वहां पे उसका विस्थापन जो है 0 हो जाएगा, और कुल चली गई दूरी जो है वो उसका जो है वो दोनों ऐड हो जाएगा। यहाँ पर विस्थापन 0 हो सकता है अगर जो वह वापस आ जाए। एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान के विस्थापन का परिणाम क्या होगा? दोस्तों एक किसान 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत है मान लीजिए यहाँ पे, और वह जो वर्गाकार खेत की सीमा पर 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, यानी कि 1 सेकंड में वो अपने वास्तविक पोजीशन पे पहुंच जाता है, यानी कि 10-10 40, यानी कि कह सकते हैं कि 1 सेकंड में जो है वह 1 मीटर चलता है। तो कह सकते हैं कि 2 मीटर में जो है, यानी कि 2 मीटर 20 सेकंड के बाद वह उसकी स्थिति क्या होगी। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं 40 सेकंड में उसका विस्थापन 0 हो रहा है, यानी कि उसके बाद 80 सेकंड में भी विस्थापन 0 होगा, फिर 120 सेकंड में भी उसका विस्थापन 0 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे उसका विस्थापन तो है 0 हो जा रहा है, लेकिन उसके द्वारा चली गई कुल दूरी को हम जोड़ सकते हैं। किसान की विस्थापन का परिणाम क्या होगा? तो दोस्तों जो इसका परिणाम है विस्थापन का 0 है। विस्थापन के लिए निम्न में कौन सही है? विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सी है? क्या शून्य नहीं हो सकता? हो सकता है विस्थापन। इसका परिणाम वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। यानी कि विस्थापन के लिए निम्न कौन सही है, या विस्थापन शून्य नहीं हो सकता। विस्थापन के लिए निम्न में कौन से सही है, यानी कि यह विस्थापन नहीं हो सकता। इसका परिणाम जो होता है वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक। एक समान गति और असमान गति। अब दोस्तों यहाँ पे हम गति के बारे में तो पढ़ रहे हैं, अब एक समान गति और असमान गति, यानी एक समान गति से कोई चीज चल रहा है
और एक असमान गति से चल रहा है। माना एक वस्तु एक सीधी रेखा में चल रही है, माना पहले 1 सेकंड में यह 50 मीटर, दूसरे सेकंड में 50 मीटर, तीसरे सेकंड में 50 मीटर तथा चौथे सेकंड में 50 मीटर दूरी तय करता है। इस स्थिति में वस्तु प्रत्येक सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करता है, क्योंकि वस्तु समान समयांतराल में समान दूरी तय करता है। यानी कि समान समयांतराल में जो है समान दूरी तय करता है, यानी 1 सेकंड में जो 50 मीटर दूरी तय करता है, तो इसी को कहते हैं कि समान समय अंतराल में, यानी एक निश्चित समय के अंतराल में वह एक निश्चित दूरी को तय करता है। एक वस्तु समयांतराल में समान दूरी तय करता है तो उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस प्रकार से जब वह एक निश्चित समय में एक निश्चित दूरी तय करता है तो उसको हम कह सकते हैं कि उसकी गति को एक समान गति कहते हैं। इस तरह की गति में समयांतराल छोटा होना चाहिए। इस तरह की गति में समयांतराल छोटा होना चाहिए। हम दैनिक जीवन में कई बार देखते हैं कि वस्तुओं के द्वारा समान समयांतराल में असमान दूरी तय की जाती है, यानी समान समय में जो है असमान दूरी तय की जाती है। उदाहरण के लिए भीड़ वाली सड़क पर जा रही कार या पार्क में दौड़ रही एक व्यक्ति, ये असमान गति के कुछ उदाहरण है। यानी कि स्पीड जो है समय के अनुसार जो है कुछ चेंज भी हो सकता है, यानी कि किसी क्षण जो वह 1 सेकंड में कुछ दूरी गया या उससे कम दूरी गया या उससे ज्यादा गया, क्रियाकलाप है। 2 वस्तु ए तथा बी की गति से संबंधित आंकड़ों को सारणी में दिया गया है। यहाँ पे 2 वस्तु हैं, यानी कि कह सकते हैं 9:30 पे जो है यह वस्तु ए के द्वारा तय की गई दूरी मीटर में है और बी द्वारा दूरी मीटर, यानी कि 9:30 बजे जो है या 10 मीटर जाता है या 12 मीटर जाता है। यह 9:45 पे 20 मीटर जाता है, 19 मीटर जाता है। 10 बजे 30 मीटर जाता है तो उसके बाद 23 मीटर जाता है। तो इस प्रकार से जो है 2 चीज का जो है अलग अलग समय पे अलग अलग दूरी जो है एक समय अंतराल पे जो है तय किया जाता है। तो ये जो है असमान एक गति के एक उदाहरण भी है। गति की दर का मापन। दोस्तों, गति की दर का जो है मापन होता है कि गति को का जो है दर क्या है या उसका स्पीड, उसका जो है वेलोसिटी क्या है, उसका वेग क्या है, उसका गति क्या है। गति की दर का जो है मापन होता है कि किसी एक टाइम में जो है वह कितनी दूरी जो जाता है, तो उसका एक गति का जो है मापन यहाँ पे पढ़ेंगे उसके बारे में। तो गेंद फेंकने की चाल जो है, मान लीजिए यहाँ पे गेंद फेंकने की जो चाल है आप फिगर में देख सकते हैं कि 140 किलोमीटर प्रति आवर है, 143 है, 135 है, 145 है, 132 है, 130, यानी कि पर आवर में जो है कितने किलोमीटर जो है यह जा सकता है या इसकी स्पीड क्या है, जो प्रारंभिक स्पीड इसका है कितनी है। उसके बाद जो है दोस्तों यहाँ पे एक निर्धारित चाल यहाँ पे लिखा होता है 50 किलोमीटर पर आवर या 40 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो है एक निश्चित स्पीड होता है कि आप जो है इतने स्पीड से ज्यादा नहीं चल सकते हैं। दोस्तों, चित्र में दी गई स्थिति को देखें। चित्र में यदि गेंद की स्थिति गति जो है 143 किलोमीटर प्रति आवर है तो इसका क्या अर्थ है। इसका मतलब है कि गति का ऐसा वेग है जो 1 घंटे में 143 किलोमीटर जाता है। यानी कि साइन बोर्ड से आप क्या समझते हैं, किसी दी गई निश्चित दूरी को तय करने के लिए अलग अलग वस्तुएं अलग अलग समय लेंगी। इनमें से कुछ तेज चलती हैं तो कुछ धीमी। वस्तुओं की गति करने की दर अलग अलग हो सकती है, यानी कि वस्तुओं की गति करने की जो दर होती है, जो उसका रेट होता है, अलग अलग हो सकता है। अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति करती हैं, यानी अलग अलग वस्तुएं समान दर से भी गति करती हैं। वस्तु द्वारा इकाई समय में, किसी वस्तु द्वारा जो है इकाई समय में तय की गई दूरी जो होता है, दूरी के उपयोग से उस वस्तु की गति की दर जो है प्राप्त की जाती है। यानी इकाई समय में कोई भी, चाहे सेकंड हो या आवर हो, 1 घंटे में या 1 सेकंड में, यानी कि इकाई सेकंड समय में उसके द्वारा तय की गई जो है कुल दूरी जो होता है वही उसका जो है मापन होता है। गति की दर का जो है मापन होता है पर सेकंड होता है कि उस पर सेकंड में या पर आवर में वह कितनी दूरी तय करता है, या पर सेंटीमीटर
या मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर, इस प्रकार से जो है वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई दूरी के उपयोग से वस्तु की गति की दर प्राप्त की जा सकती है। इस राशि को चाल कहा जाता है। इस राशि को जो है चाल कहा जाता है। चाल का मात्रक होता है प्रति सेकंड। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। यह मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार से चिन्हित कर सकते हैं, या सेंटीमीटर पर सेकंड या किलोमीटर प्रति आवर, इसके रूप में भी हम लिख सकते हैं। वस्तु की गति को व्यक्त करने के लिए हमें केवल उसके परिणाम की आवश्यकता होती है। यहाँ आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति नियत हो। यहाँ आवश्यक नहीं है कि वस्तु की गति जो है नियत हो। अधिकतर अवस्थाओं में वस्तुएं समान गति में होंगी, इसलिए हम उन वस्तुओं की गति की दर को उसकी औसत चाल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। वस्तु की औसत चाल जो होता है उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी को और समयावधि से भाग देकर जो है प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि औसत चाल को निकालने के लिए जो है कि तय की गई कुल दूरी जो है और कुल समयावधि, यानी कुल जो है दूरी को तय करने में कितना हमारा समय लगता है, वही उसका औसत चाल है। यदि एक वस्तु t समय में यस दूरी तय करता है, तो अगर जो वह t समय में यस दूरी तय करता है तो उसका जो है यस बाई टी जो है उसकी चाल जो कि उसको v से डिनोट किया जाता है। दोस्तों इस चाल को जो है हम यहाँ पे जो है v से डिनोट करते हैं, यानी कि v इक्वल टू जो है यस बाई टी जो है ये इसका चाल हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी हो जाएगा, स्पीड कह सकते हैं। यानी कि कुल दूरी और कुल लग अवध समय से हम भाग दे देंगे तो ये हमारा जो है निकल जाता है। आइए इसे उदाहरण के द्वारा समझे। एक कार 2 घंटे में 100 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो हम कह सकते हैं कि इसकी औसत चाल जो है 50 किलोमीटर प्रति आवर है। कार पूरे समय में 50 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से नहीं चली होगी, मान लीजिए नहीं भी चली होगी, लेकिन हम यह अनुमान लगाते हैं कि हमारा 2 घंटा जो समय लगा है 100 किलोमीटर पर पहुंचे हैं, तो इसका अनुमान जो है चाल 1 घंटे का जो है 50 किलोमीटर, या हो सकता है कि 1 घंटे में जो है वह 60-70 किलोमीटर और 120 किलोमीटर गया हो, या और कुछ 1 घंटे में कुछ कम किलोमीटर गया हो, लेकिन जो उसका एवरेज उसका चाल जो होता है, उसका औसत चाल जो होता है वह हमारा 50 किलोमीटर ही है। उदाहरण में दिया है एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है तथा पुनः 4 मीटर की दूरी 2 सेकंड में तय करती है। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल दूरी हमारा 32 हो रहा है और टोटल टाइम जो है 6 सेकंड लग जा रहा है। तो यहाँ पे जो है मैं तय कर, यानी कि औसत उसका जो है चाल जो होगा, यानी कि 32 मीटर बटे हम इसको 6 सेकंड कर देंगे तो दोस्तों ये निकल जाएगा। तो दोस्तों इसका जो है कुछ पोर्शन अब अगले वीडियो में बताएंगे। तो दोस्तों इसका पार्ट जो है 1 ही समझिए इसको, उसके बाद जो है और अगले वीडियो में इसका एक पार्ट 2 का वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों अगर जो हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इसके पार्ट 2 वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।